हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने जाना था संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैविक, अजैविक, ये सारी चीजें हमने जान ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने 10th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे वाला भाग होता है। यानी कि वीडियो में आपको वीडियो के नीचे आपको दिखेगा 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। ठीक है। और उसके बिल्कुल जस्ट नीचे एक छोटा सा दिखेगा आपको मोर, MORE। ठीक है। आप उस मोर पर क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और उसमें ही लिंक डली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंडों को 6 7 और 8th क्लास की और 9th क्लास की SST पढ़नी है तो या फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप इस वीडियो इस चैनल मेरे चैनल को ओपन करके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता को ओपन करके प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, जो भी उनकी क्लास हो, 6 क्लास के हो या 7th के हैं या 8th के, आप ओपन करके उनको दिखा सकते हैं। मैंने पहले किसी चैप्टर को कराया है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। उसी तरह से मैं 10th क्लास में भी ये चीज करा रही हूँ कि आपको पहले मैं क्वेश्चन आंसर थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है। और ये जो चैप्टर है, देखो मैं कई सारे पार्ट में इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ, मैं जल्दी भी करा सकती थी लेकिन इसको कई सारे पार्ट में केवल इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जब आपकी मैम भी पढ़ाती है तो कई सारे दिन में ही एक चैप्टर को पढ़ाती हैं, उसका उनका मकसद यही होता है कि आप अच्छे से समझें। तो इसलिए कम से कम 3 पार्ट ही इसके क्वेश्चन आंसर के बनेंगे। तो उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर भी क्लिक करके आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास किस तरह से है वो हमें देखना है। ठीक है। आइए समझते हैं इसको अच्छे से। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है ना। संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की। अब देखो, नवीकरणीय संसाधन में मैंने आपको क्या बताया था? सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश, पानी, भूमि, ये सब क्या है? ये हमारे लिए संसाधन है ना। तो और मैंने आपको बताया था वनस्पति, है ना, यानी कि वन जो है, हमारी जो जंगल है, वो सब क्या है? संसाधन है। तो ये किसकी देन है? प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका धुआंधार, अंधाधुंध उपयोग किया है। अंधाधुंध यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब देखो, बहुत ज्यादा इनका उपयोग करने से क्या क्या समस्या हो गई हैं। पहला है कुछ व्यक्तियों के लालचवंश संसाधनों का ह्रास। यानी कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने लालच में अपने उद्योग धंधों को फलने मतलब ज्यादा बढ़ाने के लिए, फलने फूलने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। संसाधन का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोयला निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? विषैली गैस निकल रही है। पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है? उद्योग धंधों की वजह से हो रहा है ना। और ज्यादा से ज्यादा हम संसाधन निकाल रहे हैं, खनिजों को निकाल रहे हैं, फिर उनको हम उनका फिर हम उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। किसकी वजह से? कुछ व्यक्तियों के लालच वंश की वजह से। ठीक है। मतलब वो लालच कर रहे हैं, इसकी वजह से संसाधन समाज के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ गए हैं। अब देखो, संसाधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में है, जिससे समाज दो हिस्सों में जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। यानी कि कुछ व्यक्ति जिनके पास सारे संसाधन है वो कौन से हो गए? संसाधन संपन्न। और जिन व्यक्तियों के पास संसाधन नहीं है वो कैसे हो गए? संसाधनहीन। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है, कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं है। अब देखो, जिनके पास ज्यादा मात्रा में है वो अमीर है और जिनके पास नहीं है वो गरीब है। अब देखिए, जैसे अब जो अमीर लोग हैं उनके पास बाइक भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, है ना, उनका जो घर है वो बहुत बड़ा मिलेगा, है ना। और जब भी और उनके घर में एसी भी मिलेगी। अब एसी से जो विषैली गैस निकल रही है उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। फ्रिज भी मिलेगा, फ्रिज से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और एक कैसा है? गरीब आदमी, जिसके पास संसाधन नहीं है, ना वो कार चला रहा है, ना वो स्कूटर चला रहा है, उसके घर में है ही नहीं, है ना उसके घर में फ्रिज है, ना उसके घर में एसी है, कुछ भी नहीं है। तो संसाधन के कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में, एक अमीर लोगों के पास और एक गरीब लोगों के पास। तो गरीब लोगों के पास तो संसाधन है ही नहीं, यानी कि वो कैसे हैं? संसाधनहीन व्यक्ति हैं। जबकि संसाधन संपन्न कौन से हैं? अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है। और जितना भी ये प्रदूषण फैल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों की वजह से फैल रहा है।
गरीब लोग संसाधनों को ना तो दोहन करते हैं और ना पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीजें है ही नहीं, वो कहाँ से फैलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है। यानी कि ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो पर्यावरण है वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, इसको हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मैंने आपको बताया है कई बार। भूमंडलीय तापन का क्या मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें हमारे इस पर आ रही हैं पृथ्वी पर, तो अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ना, नाइट्रेट ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, ये जो गैसें होती हैं, ये क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को रोकती हैं। ठीक है, तो ये एक निश्चित अनुपात में पृथ्वी पर है। लेकिन जब हम पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा कोयले का यूज कर रहे हैं या पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा। तो उससे क्या होगा, जब पृथ्वी पर सूर्य की जो ताप आ रहा है उसको जो ग्रीन हाउस गैस है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोकेंगी, तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, है ना। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप पिछले 7-8 साल पुरानी बात देखेंगे, तो वहां पर इतनी ज्यादा गर्मियां नहीं पड़ती थी। हर बार गर्मियों में गर्मियों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सर्दियों में सर्दियों का रिकॉर्ड टूट रहा है। पहले से ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, पहले से ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है। उसका कारण क्या है, भूमंडलीय तापन ही है, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाएगी, और पिघल के कहाँ आ जाएगी, नदियों में आ जाएगी, है ना। और फिर वो पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, है ना। और एक और चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो है ओजोन परत अवक्षय। ओजोन की परत क्या काम करती है, देखो ओजोन, मैंने आपको जब वायुमंडल पढ़ाया था 7th क्लास में, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वायुमंडल में की जो परतें हैं, सबसे नीचे वाली कौन सी है, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी है, समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत क्या काम करती है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उनको हम तक छान के पहुंचाती है, ताकि उन किरणों से हमको नुकसान ना हो, है ना। अब क्या हुआ है, जब जो ओजोन गैस होती है वो क्या होता है, एक तरह से जैसे ऑक्सीजन होता है O1, ठीक है, तो ओजोन कितना होता है, O3। इसका मतलब यह है कि जो ओजोन की परत है वो किससे बनी हुई है, जो हैवी वाली ऑक्सीजन से बनी हुई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम होता जा रहा है पृथ्वी पर, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये ओजोन की जो परत है ये इसमें छेद हो गया है, ठीक है, होल हो गया है, कई सारी जगह पर इसमें क्या हो गया, होल हो गया है। उसकी वजह से जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का वो छनकर नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सा आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना। और गर्मी के मैंने दुष्परिणाम आपको बताए, उसकी वजह से ही अब पहले से ज्यादा बारिश होने लगी है। अब बारिश, एक मिनट, अगर बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर और सारी दिक्कत होगी। यानी कि जो क्लाइमेट है जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो हमारे यहाँ की जलवायु चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो भूमंडलीय तापन की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर गर्मी ज्यादा गर्म हो रही है पृथ्वी, तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और कुछ ही सालों में जो ग्लेशियर हमारे हजारों साल चलते हैं वो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे, और फिर पृथ्वी पर पानी, पीने वाले पानी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, है ना। इससे बहुत सारी समस्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो ग्लेशियर है हम उन्हें तो, नदियों के पानी को ही तो पीते हैं, और नदियों में पानी कहाँ से आता है, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल के आती है, ठीक है, वहां से आता है। तो ये सारी समस्या कैसे पैदा हुई है, ये सब समस्या पैदा हुई है मनुष्य के अविवेकपूर्ण, यानी कि वो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा है कि भाई संसाधनों का हमें ठीक से प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि जो पृथ्वी है उसको नुकसान हो। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, देखो जैसे वायु प्रदूषण होता है ना, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसी तरह से जब भूमि खराब होने लगती है, यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो खराब होने लगती है, उसकी उर्वरकता चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी को भी तो प्रॉब्लम होती है, जैसे विषैली गैस वगैरह है उनकी वजह से, या फिर जो कीटनाशक छिड़काव होते हैं उनकी वजह से, या फिर कई बार क्या होता है, उद्योग धंधों के जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको पृथ्वी पर ऐसे छोड़ दिया जाता है, पृथ्वी है ना, नाली वगैरह है या नाले वगैरह में ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो मिट्टी खराब हो रही है ना। तो ये किसकी वजह से हो रही है, मनुष्य की वजह से हो रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी कि संसाधनों का कैसा बंटवारा होना चाहिए भाई, ऐसा बंटवारा होना चाहिए कि सभी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके, ना कि ऐसा हो कि गरीब लोग ज्यादा करें और अमीर लोग कम करें। यदि कुछ व्यक्ति
व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम लिस्ट बनाए तो चाइना है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर उद्योग धंधे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि उत्पादन हो रहा है। और अमेरिका है, यूरोप की जितनी भी कंट्री है वो सारी हैं, ठीक है। और हमारा भारत भी पीछे नहीं है, हमारा भारत भी इन सारी चीजों में आ गया है, पर्यावरण प्रदूषण में। तो ये इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? कि जो संसाधन का ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। इसलिए हर इसे इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत्व अस्तित्व सही अर्थ में सतत्व अस्तित्व सही अर्थ में सतत्व पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब हम जानेंगे कि सतत्व पोषणीय विकास क्या है, ठीक है। अब देखो ये आपके हेडिंग है और इसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान से इन चीजों को नोट डाउन कर लेना या फिर इनको अच्छे से आप समझ लेना ताकि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए और ऐसे उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, है ना। और अगर हम सारा पेट्रोल 2-3 सालों में ही निकाल लेंगे तो हमारे बच्चे क्या बाइक चला पाएंगे? नहीं, फिर वो तांगे पे आ जाएंगे क्योंकि सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना। सारे संसाधन अगर हम आज ही निकाल लेंगे, खनिज सब कुछ आज ही निकाल लेंगे और उनको हम खर्च कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है यानी कि जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे यूज करेंगे? कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? इनका इस तरह से प्रयोग करना है ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारी जो संसाधन है वो एकदम से खत्म ना हो जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है, 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि 100 से अधिक देशों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर आए, 100 से अधिक देशों के। और कहाँ गए आए थे ये? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी कि वहां पर एक मीटिंग हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? ब्राजील के शहर। कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरो, ठीक है। एक बार हम मैप में भी इसको देख लेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आखिर ये है कहाँ। देखो आप जब भी मेरी क्लास लेने बैठे तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप एक वर्ल्ड मैप लेके बैठे और एक भारत का मैप, ठीक है, एक विश्व मैप और एक भारत का मैप, 2 मैप लेके बैठे ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। देखो ये मैंने मैप आपको कई बार दिखाया है और आप अब तक आपको रट गया होगा। तो ये क्या है? हमारा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है, ब्राजील एक देश का नाम है, ब्राजील है, वो कहाँ है? वो देखो इस दायरे में है ब्राजील, ठीक है। ये जो सीमा आपको दिख रही है ये पूरी सीमा किसकी है? ये ब्राजील की है, ठीक है, ये ब्राजील की सीमा है। अब देखो ब्राजील में रियो डी जेनेरो एक शहर है, कहाँ बसा हुआ है? ये यहाँ बसा हुआ है ना। आपकी मकर रेखा के, ये मकर रेखा है ना, मकर रेखा के जस्ट नीचे है कौन सा? रियो डी जेनेरो शहर। इसी शहर में मीटिंग हुई थी, है ना। एक मिनट इसको हटाते हैं। हाँ तो देखो इस मैंने अभी वर्ल्ड मैप में आपको दिखाया ना, उस शहर में क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। 100 से अधिक शहरों अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, ठीक है। अब क्यों गए थे, क्या काम था, वो हम देखते हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि कौन कौन से कदम उठाए जाएं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सके, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन मैंने अभी बताया ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है, उसके ऊपर, और जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जानवरों की वो क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है दिन पे दिन। किसकी? हमारी जो जैव विविधता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से खत्म होती जा रही है। जंगल खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम अपने यूज के लिए लकड़ियों को काट ले रहे हैं, तो जंगल खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारी प्रजातियां भी खत्म होती जा रही हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो आप अभी 10-15 साल पहले जब आपने देखा होगा, जब आप छोटे हो गए तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सारे जानवर थे, है ना। अगर आप आकाश में शाम को देखो, शाम के समय अगर आप देखो, पहले एसी कूलर बहुत ज्यादा नहीं थे तो ज्यादातर लोग गर्मियों में छत पे ही बैठा करते थे, ठीक है, मैं भी छत पे बैठा करती थी। तो जब हम छत पे बैठते थे तो बहुत सारे पंछी
जो पक्षी हैं, वो बहुत सारे जो पक्षी हैं वो समुद्र उससे सॉरी आकाश से होकर गुजरते थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर आप दिल्ली के आसपास इलाके में रह रहे हैं तो आपको कबूतर ही मिलेंगे, बाकी का नहीं मिलेगा। जबकि मैंने सौयों तरीका की चिड़ियाएं देखी है, मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो मेरे गांव में सौयों तरीका की चिड़िया थी। अगर अब मैं गांव जाती हूँ तो मुझे उतनी तरीके की चिड़िया नहीं मिलती है। किसकी वजह से? जो जैव विविधता है वो संकट में आ रही है। जैव विविधता का मतलब है कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं मानव के अतिरिक्त, ठीक है, एक मानव जाति है, उसके बाद पेड़ों की बहुत सारी जाति हैं, पशुओं की बहुत सारी जाति हैं, आपके पक्षियों की बहुत सारी जाति हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको जैव विविधता क्या किसको बोलते हैं? जो बहुत सारी प्रजातियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता, ठीक है। जैव यानी कि जो सांस ले रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, विविधता यानी कि बहुत सारे चीजें, ठीक है, जैसे मनुष्य है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे आपके पक्षी हैं, ये सारी चीजें। पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, यानी कि जो वन खतरे में आ रहे हैं, जो वन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उसके संबंधों पर सहमति जताई गई। और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21, है ना। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जो रियो डी जेनेरो शहर था उसमें जो सम्मेलन हुआ था, किससे संबंधित सम्मेलन हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित है। अब देखो एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातें रखी गई और कि किस किस चीज पर काम करने की घोषणा की गई, ठीक है। यह अब मीटिंग 100 से अधिक देशों के लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में कुछ तो निष्कर्ष निकल के आएगा ना। जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो हम देखते हैं। यह एक घोषणा है जिससे 1992 यानी कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र संघ और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि इसका उद्देश्य क्या है? कि जो सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, यानी कि संसाधनों का हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, वो सारी चीजें इस सम्मेलन में बताई गई, ठीक है। और हमें कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मेलन जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीब और रोगों से निपटना है। यानी कि इन सब चीजों के ऊपर डील हुई थी इस सम्मेलन में। किन सब चीजों के ऊपर? कि एक तो पर्यावरण के ऊपर हुई थी, ठीक है, और गरीबों के लिए हुई थी, और जो रोग हैं बहुत सारे उनके ऊपर हुई थी, और पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे इसके लिए हुई थी। तो इन सब के लिए डील हुई थी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पर काम कर सकें, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ काम कर सकें, और जो रोग बहुत सारे रोग हैं उनसे निपटने के लिए तरीके ढूंढे जा सके, और पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे उस तरह के हमें कदम उठाने हैं। ये सारी चीजें किसमें कही गई थी? एजेंडा 21 में। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वो तैयार करें कि किस तरह से वो पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, और किस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में वो लोक कल्याण के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा संसाधन नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? संसाधन नियोजन। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ना कि आप टाइम देखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप टाइम देखते रहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक शब्द को आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप अगर साधारण तौर पे सबसे पहले आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ेंगे तो 100% आपको लाइन टू लाइन समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब जो आपके एमसीक्यू हैं वो उनका दायरा बढ़ गया है। पहले जितने आते थे, पहले शायद 10 के लगभग आते थे, अब ज्यादा आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू। तो आपको एमसीक्यू पर भी अच्छा खासा ध्यान देना है। आइए देखते हैं संसाधन नियोजन। देखो संसाधन नियोजन का क्या मतलब है? पहले तो आप ये सोचो नियोजन क्या होता है। नियोजन होता है प्लानिंग, यानी कि हमें संसाधनों को प्रयोग करने के लिए किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, किस चीज को ध्यान में रखते हुए। एजेंडा 21 में क्या फाइनल हुआ था कि हमें संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है ताकि हम संसाधनों का प्रयोग भी कर सकें, अपना विकास भी कर सकें, और जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित भी ना हो, ठीक है। इस तरह से हमें चीजें करनी है, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो संसाधन है ये बच सके, ठीक है। तो संसाधन नियोजन का मतलब समझ गए ना कि हमें किस तरीके से नियोजन करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए, हम भी उसको प्रयोग कर लें, और हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित भी ना हो, ठीक है।
आइए देखते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी कि ध्यान से या दिमाग से उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि भारत में बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण है जहां ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्राचुरता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी कि कुछ ऐसी जगह है भारत में जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन है, वो आत्मनिर्भर है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका उदाहरण है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज, कोयले और के प्रचुर भंडार है। तो हमारा जो झारखंड है, झारखंड में एक पठार का नाम है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा ये नाम, एनसीईआरटी में कई बार जिक्र है इसका। वो छोटा नागपुर का जो पठार है वो हर तरह के खनिज वहां पर मिलते हैं, लोहा है आपका, तांबा है, मैग्नीज है, ठीक है, और वहां पर बॉक्साइड है यानी कि एल्युमिनियम है ना। तो जितने भी प्रकार के आपके खनिज हैं भारत में, लगभग सारे खनिजों की जो वैरायटी है वो कहाँ मिलती है? झारखंड में। तो झारखंड का जो पठार है वो बहुत ज्यादा रिच है खनिजों के मामले में। लेकिन अगर वहां का विकास देखो तो झारखंड के जो लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बिल्कुल पास पास में ही है सारे। ठीक है, आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। एक बार मैं आपको इंडियन मैप में दिखाती हूँ, एक मिनट, ये वाला देखो कौन कौन से मैंने प्रदेश बताए आपको, एक मिनट। हाँ देखो, मैंने कौन कौन से प्रदेश बताए आपको, मध्य प्रदेश में, इधर की तरफ छत्तीसगढ़ में और झारखंड। ठीक है, ये जो झारखंड है यहाँ पर छोटा नागपुर का एक पठार है, ठीक है, इस जगह पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियां भी आ रही हैं बहकर, है ना, मतलब छोटी छोटी शाखाएं नदियों की, सहायक नदियां हैं, तो उसकी वजह से जो जल संसाधन है वो वहां पर प्रचुर मात्रा में है। और देखो वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, पहाड़ों पर तो बारिश होती है आपको पता है, परंतु मूल विकास की कमी है। अब मूल विकास क्या है? देखो संसाधन तो वहां पे बहुत है, लेकिन मूल विकास की कमी है। मूल विकास जैसे बिजली की सुविधा नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रहने की सुविधा नहीं है, वहां पर लाइट की सुविधा नहीं है, और बहुत सारे संसाधन है, जैसे वहां पर रोडों का विकास नहीं है। कोई चीज अगर जैसे छोटा नागपुर का पठार है, वहां से खनिज निकाल लिया आपने, अब निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं लेके जाओगे ना उसको, उसके लिए रोड की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये इन सारी मूल विकास का की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत बहुत आयात है, यानी कि जो हमारे समुद्र के किनारे लगे हुए प्रदेश है, ठीक है, कौन कौन से प्रदेश है समुद्र के किनारे लगे हुए? आपका गुजरात है ना, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इन सब में क्या है? पवन ऊर्जा बहुत मतलब पवन ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। देखो राजस्थान है, इसमें बहुत ज्यादा पवन ऊर्जा का आगे स्कोप है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन जन संसाधन की कमी है, कहां पर? राजस्थान में। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ा है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। ठीक है, यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, धनी है संस्कृति के मामले में ये, और संस्कृति, परंतु यहाँ जल नहीं है, यहाँ पर आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। आधारभूत संरचना का मतलब समझे, आधारभूत अवसंरचना का मतलब हो गया वही, बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की सुविधा नहीं है, और वहां पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, आप लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह में ज्यादा काम नहीं कर सकते, वहां का जो नेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो आधारभूत जो सुविधा होती है वो यही होती है। तो इन सब की क्या है? कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ गया कि प्लानिंग की क्या आवश्यकता है, कि कुछ जो ऐसे प्रदेश हैं जिनमें बहुत सारे खनिज मिल रहे हैं, लेकिन हम उनका ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, हमारे पास आधारभूत सुविधा नहीं है। तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट करेंगी, कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाए उन प्रदेशों में जिन प्रदेशों में संसाधन है, ताकि संसाधन का ठीक से प्रयोग हो सके। भारत में संसाधन नियोजन, यानी अब देखो भारत में किस तरह का संसाधन नियोजन है वो हम देखते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान
कर उनकी तालिका बनाएं, यानी कि कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से संसाधन है उनकी हमें तालिका बनानी है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी कि हम उस स्थान पर जाकर उस चीज का सर्वेक्षण करें कि कहाँ पर कौन कौन सा खनिज मिल रहा है। मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक या मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना, यानी कि हमें क्या करना है, प्लानिंग करने के लिए संसाधनों को उपयोग करने से पहले हमें क्या प्लानिंग करनी है कि कौन से संसाधन देश में कहाँ मिल रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और मैप पर उनको चिन्हित किया जाए। ठीक है, और मैप पर उनको क्या करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए कि भाई कौन कौन सी जगह कौन कौन से संसाधन है, ताकि हम उसके लिए फिर हम ये प्लानिंग कर सकें कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी ताकि हम इन संसाधनों को निकाल सकेंगे। ठीक है, ख है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, यानी कि इस चीज के भी मतलब लोग जो है उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से संसाधनों का हमें प्रयोग करना है। कौशल, ठीक है, यानी कि उनको स्किल्स आनी चाहिए कि किस तरह से काम होगा। तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ठीक है, ये किस चीज के तहत आ रहा है, ये भारत में संसाधन की नियोजन, यानी कि संसाधनों को किस तरह से हमें प्रयोग करना है, किस तरह से निकालना है, इन सबकी प्लानिंग हमें किस तरह से करनी है। हमें देश में जितने भी प्रदेश है उनकी लिस्ट बनानी है और फिर हमें देखना है कौन से प्रदेश में कौन से संसाधन है, और फिर हमें देखना है कि इनको कैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए, किस तरह से ये निकाले जाए और किस तरह से हम इनका प्रयोग करें ताकि जो पर्यावरण है उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। ग है आपका संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, यानी कि जो सरकार योजनाएं बनाती है लाती है उसमें इन सब चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वाधीनता के बाद, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही प्रयास किया गया। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने क्या, पहले हमारे यहाँ क्या चलती थी, पंचवर्षीय योजना, अब नहीं चलती है। ठीक है, पहले चलती थी, अब मोदी जी ने उनको हटा दिया है, अब हमारे यहाँ 1 वर्ष की योजना चलती है, मतलब 1 वर्ष का प्लान किया जाता है कि देश में 1 वर्ष में कौन कौन से चीजों पर काम हुआ। ठीक है, कौन कौन से उद्योग खोले जाएंगे, क्या होगा। पहले क्या चलता था, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, यानी कि 5 वर्ष के लिए एक साथ प्लानिंग कर ली जाती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही, यानी कि पहली बार जब 5 साल के लिए प्लान बना था कि देश में क्या क्या विकास होना है, तब से ही किस पर जोर दिया गया, संसाधनों पर जोर दिया गया। ठीक है, कि संसाधनों का प्रयोग हमें कैसे करना है। और जब हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, स्टार्ट हुई, यानी कि 1956 में, देखो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, अब 5 साल बाद कब प्लानिंग बनेगी, 5 साल बाद प्लानिंग बनेगी 1956 में। ठीक है, जब 1956 में प्लानिंग हुई तो उसमें क्या किया, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। भारी उद्योग मतलब जो आपके राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, इन सब में क्या खोले गए, ये लोहे की फैक्ट्रियां खोली गई, इनमें बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का काम हुआ। ठीक है, ताकि देश में विकास हो सके, है ना। तो ये कहां से स्टार्टिंग हुई, पंचवर्षीय योजना से ही, जो हमारे संसाधनों का नियोजन के करने की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, यानी कि अगर किसी देश में संसाधन नहीं है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। देखो आपके घर में कितने सारे लोहे के सामान है, ठीक है, अगर लोहे को हम निकाले ही नहीं पृथ्वी में से तो ना तो वो सामान बन पाएंगे। अब सामान देखो, आपकी अलमारी है, ठीक है, कई लोगों के घर में किवाड़ भी लोहे की होगी, कई लोगों के घर में कूलर भी लोहे का होगा, है ना, हैंड पंप है, आपकी टंकियां हैं, बहुत सारी चीजें, आपके खेल खिलौने भी बहुत सारे होंगे जिसमें स्टील लगा होगा, बर्तन स्टील के आप यूज कर रहे हो, तो ये सब क्या है, संसाधन है। और किसी भी देश का संसाधन, किसी भी देश का विकास किस पर निर्भर करता है, संसाधनों पर। क्यों, अगर उस देश में खनिज नहीं होंगे, बहुत सारे संसाधन नहीं होंगे, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदानुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता ही संभव नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, देश हैं, वहां पर क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उन संसाधनों का वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी आए थे, मुगल मुस्लिम जो आए थे पहले, वो क्यों आए थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ की संपन्नता को लूटना चाहते थे। ठीक है, यहाँ से खनिज ले जाना चाहते थे, और उनको यही नहीं पता था, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि उनके रेगिस्तान में इतना बढ़िया डीजल है। ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम है, तो वो लोग रेगिस्तान से हमारे यहाँ की संपन्नता को लूटने आए। अगर उनको टेक्नोलॉजी का पहले से ज्ञान होता तो वो हमारे यहाँ लूटने क्यों आते, वो अपने यहाँ के तेल ना निकाल के बेच लेते, जैसे अब बेच रहे हैं वो। और ऐसे बहुत सारे संसाधन हमारे यहाँ भी हैं। अभी शुरू में उदाहरण दिया गया था कि पवन ऊर्जा के बहुत अच्छी संभावना है आगे राजस्थान में, गुजरात में,
लेकिन अभी उतनी बड़े लेवल पर उन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हैं, होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों में, प्रदेशों में गिने जाते हैं। कौन कौन से? झारखंड है, बिहार है, यहाँ पे बहुत मात्रा में कोयला निकलता है, लेकिन वहाँ वहाँ के अगर आप लोगों को देखोगे तो बहुत पिछड़े हुए हैं। संसाधन होने के बाद भी झारखंड में इतने सारे संसाधन है, फिर भी वहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं वो नहीं दी जा रही है लोगों को, तो लोगों का विकास कैसे होगा? इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। अब उसमें कौन सा है? अब आपकी दिल्ली है। दिल्ली में ना तो जमीन है इतनी ज्यादा खेती करने के लिए, ठीक है, ना यहाँ पर कोई कोयला निकल रहा है, ना लोहा निकल रहा है, ना यहाँ पर सोना निकल रहा है, ना चांदी, लेकिन फिर भी जो दिल्ली के लोग हैं वो बिहार और झारखंड के मुकाबले अमीर है। क्यों अमीर है? क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा है, ठीक है, आधारभूत सुविधाएं ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है मुकाबले झारखंड, बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, इनके। ठीक है, तो किसी भी प्रदेश की जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? वो आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े तथा संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? मैंने आपको बता दिया। देखो, ऊपर आपको बताया गया है कि संसाधन से संपन्न है लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब संसाधन विहीन यानी कि कोई भी संसाधन नहीं है वहां पर, लेकिन वो फिर भी विकसित है। क्या है? सबसे पहले आपकी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में कोई भी संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से वो क्या है? मजबूत है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? आधारभूत सुविधाओं की वजह से। ठीक है, तो ये सब मुहैया कौन कराएगा? ये सब मुहैया सरकार कराएगी। नेक्स्ट है आपका, उपनिवेशों का इतिहास हमें बताता है, यानी कि जो लोग हमारे ऊपर शासन करने आए थे उनको बोलते हैं औपनिवेश। ठीक है, जो लोग हमारे ऊपर शासन करने आए थे, जैसे मुगल हैं या फिर अंग्रेज हैं, ठीक है, ये दो ही तो आए थे हमारे ऊपर शासन करने, तो इनको, इन दोनों को क्या बोलेंगे? औपनिवेश। का इतिहास हमें बताता है कि औपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र रहे थे। ठीक है, औपनिवेशकारी देशों के बेहतर प्रौद्योगिकियों के सहारे औपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। यानी कि उन्होंने क्या किया? जो औपनिवेश थे उन्होंने, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे खनिजों को वो निकाल ले गए। किसके बल पर? अपने टेक्नोलॉजी की बल पर, यानी कि अपनी प्रौद्योगिकी की बल पर। ठीक है, उन, देखो हमारे यहाँ जो असम है उसमें डिगबोई है। ठीक है, एक स्थान का नाम है डिगबोई असम में, और वहां से वो निकाला गया था सबसे पहले। वहां से देखो यहाँ पर है ये असम। ठीक है, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये असम है। अब यहाँ से क्या निकाला गया था? सबसे पहले पेट्रोल निकाला गया था। और पता किसने पता लगाया था इसका? अंग्रेजों ने ही लगाया था। अंग्रेजों ने बताया, मतलब वहां के स्थानीय लोगों को कुछ पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया जिसमें बदबू आ रही थी, तो उन्होंने फिर किसी अंग्रेज से बोला। अंग्रेजों ने पता लगाया कि भाई ये क्या चीज है, कैसे है, तो उन्होंने बताया कि ये क्या है? पेट्रोलियम है, और ये बहुत महंगा बिकता है, इस तरह से इनको निकाला जा सकता है। तो ये, मतलब हमें जानकारी होती तो हम पहले से नहीं निकाल लेते उस पेट्रोल को, लेकिन अंग्रेजों को जानकारी थी तो अंग्रेजों ने निकाल लिया। तो औपनिवेशों की जो नजर थी वो किस पर थी? खनिजों पर थी। ठीक है, वो इसलिए ही आए थे हमारे देश में। उनका जो मकसद था वो ये था कि भारत से हम बहुत सारी चीजों को निकाल के ले जाए। औपनिवेशों ने विभिन्न चरणों में भारत के इन सब अनुभव किया। अतः भारत में विकास समानता एवं संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही नहीं निर्भर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, यानी कि संसाधनों का प्रयोग हम केवल ऐसे नहीं कर सकते, उपलब्धता के आधार पर नहीं कर सकते, यानी कि हमारे देश में संसाधन है तो हम उनका प्रयोग कर लेंगे, इस आधार पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए, मानव संसाधन की गुणवत्ता, यानी कि आदमियों में, हमारे देश की जो लोग हैं उनमें इतना दिमाग होना चाहिए कि उस चीज को निकाल सकें ठीक से, उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, और उनको पता हो कि कैसे निकालना है। ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसाधनों का संरक्षण, यानी कि संसाधनों का संरक्षण हमें कैसे करना है वो चीज हम देखेंगे। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो प्लीज कोऑपरेट करना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओगे बीच में से कि वीडियो बहुत लंबी होगी, हमें नहीं देखना है। ये जो चैप्टर है ये आपका 3 पार्ट में कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही रीड कर दूंगी तो वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आपके पास भी बुक है ना, आप भी रीड कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप इसलिए वीडियो देख रहे हो, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाए। इसलिए प्लीज आप टाइम घड़ी की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन, यानी कि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि संसाधन खत्म हो जाएंगे या हमारा जो पर्यावरण है वो
खतरे में आ जाएगा, उनके बारे में ना सोचकर हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से यानी कि पास्ट से, बहुत पहले से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी कि इस चीज पर बहुत सारे लोगों ने अमल किया है कि जो संसाधन है वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, या हमें उनका ऐसे प्रयोग करना है कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। अब उदाहरण के लिए दिया गया है, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण यानी सॉरी संसाधनों के संरक्षण पर उन्होंने अपनी चिंता किस तरह से व्यक्त की थी, ये कुछ लाइन है, देखिए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। या लालच का मतलब हो गया कि आप पर्यावरण के बारे में ना सोचे, केवल अपने बारे में सोचे, अपने फायदे के बारे में सोचे, तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास खनिज नहीं है, संसाधन नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी से मतलब है कि आप अपनी जेब भर लो। ठीक है, यानी कि आपको जरूरत है तो आप संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको अमीर होना है। ठीक है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हिरास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार है, और आधुनिकी प्रौद्योगिकी यानी कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके यूज करते रहो ताकि आपका काम भी चल जाए और जो संसाधन है उनको नुकसान भी ना पहुंचे। और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे, यानी कि थोड़ा थोड़ा करते रहो यूज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, एक संस्था का नाम है, क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी, यानी कि जो संसाधनों का प्रयोग है वो कम से कम करा जाए। उन्होंने अपनी बुक में लिखा, किसने लिखा, सुमेसर ने। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये पैरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले पहल किसने की थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, 1974 में सुमेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1987, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में वुडलैंड आयोजित रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, जो एमसीक्यू होते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। पर संसाधन संरक्षण में मूसलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सतत पोषणीय विकास मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, क्या होता है कि हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें ताकि संसाधन एकदम से खत्म ना हो जाए, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनका प्रयोग करें और इस तरीके से प्रयोग करें कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना हो। ठीक है, और आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए भी बच सके, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखे, है ना। तो सतत पोषणीय विकास ये होता है कि संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, ठीक है, हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। किसका टॉपिक था ये टॉपिक था जो 1987 में वुडलैंड में जो आयोजन हुआ था उसमें, उसका टॉपिक क्या था, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, और जो 1992 में रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उसका टॉपिक क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। उसको किस नाम से जाना जाता है, उस मीटिंग को जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। और 1987 में जो हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। अब देखिए आगे का भू संसाधन के बारे में है और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पहले हम भूमि के बारे में देखेंगे, फिर संरक्षण के बारे में देखेंगे, फिर किस तरह से इसका निम्नीकरण होता है, यानी कि प्रदूषण किस तरह से फैलता है पृथ्वी में, वो सब देखेंगे। फिर संरक्षण के उपाय, यानी कि भूमि को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मिट्टी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह से मिट्टी बनती है वो सारी चीजें देखेंगे। फिर हम मिट्टियां देखेंगे और बहुत डिटेल में हम मैप पर ये समझेंगे कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कैसे बनी है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी नेक्स्ट पार्ट, आप उसको देखना ना भूलिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपको 6th 7th या 8th क्लास की या 9th क्लास की कोई सी भी एनसीईआरटी की बुक देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर
कोई से भी जो भी आपको देखना है प्लेलिस्ट पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। ठीक है, 3-3 क्लास की मैंने एक एक प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की। 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री एक जगह है, 6th 7th 8th क्लास की ज्योग्राफी एक जगह है, और एमसीक्यू की जो वीडियोस हैं वो भी ऐसी हैं। 6th 7th 8th क्लास की एमसीक्यू की अलग है। ठीक है, तो वो आप अपनी क्लास के अनुसार उन सबको देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, कोई नहीं जाएगा, सबको लाइक करके जाना है, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करके जाना। और अगर आपका नेट ऑन नहीं है तो आप अपने नेट को ऑन करिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और एक कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और ज्यादा शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आपको कल इसका 3rd पार्ट मिलेगा। और इतना पेशेंस रखने के लिए, इतनी देर तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।